हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में बिलासपुर डिवीज़न में हुए जेई पीवे के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप देख सकते हो। उस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर किए हैं और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर बाकी के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, जेई पीवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको पीवे मैनुअल तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ कई सारे वीडियोस प्रैक्टिकली ट्रैक पर आपको चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो आपको बार बार एनालिसिस करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे और सभी क्वेश्चंस को डिटेल में देखना होगा। क्योंकि अगर ये आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो ये आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 51 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार सभी लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की आवधिक गणना किस आवृत्ति पर की जानी चाहिए। यानी कि दोस्तों, कितने साल में जो लेवल क्रॉसिंग पे टीबीयू नापा जाता है गेट की क्लास चेंज करने के लिए, कि उसको प्रमोट होता है कि जैसे जितना ट्रैफिक बढ़ता जाता है वैसे गेट की क्लास चेंज होती रहती है। तो ये प्रत्येक 3 ईयर में की जाती है और 7 दिन का एवरेज लगाया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एवरी 3 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार अवधि गणना किस अवधि के लिए होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, 7 दिन के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 7 दिन का एवरेज देखा जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार इनमें से सबसे सही विकल्प है। दोस्तों, बिना देरी के सही विकल्प पे चलते हैं। लेवल क्रॉसिंग LWR की ब्रीदिंग लाइन के भीतर नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग के लिए ट्रैक की मध्य रेखा से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, गेट पोस्ट की मिनिमम दूरी होनी चाहिए 3 मीटर ट्रैक से, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग गेट पर इसके ओवर क्रॉसिंग के लिए चेक रेल की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप नोटिस कर सकते हो, लेवल क्रॉसिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जबकि इसका जो मैनुअल है ये काफ़ी छोटा है। आप इजीली इसको नोटिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो गेट को। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए गेट से आने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं। तो ये होती है दोस्तों, गेट की जो रोड की चौड़ाई होती है उससे 2 मीटर ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा क्रॉप हो गया। रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार सिंगल रेल लाइन वाले लेवल क्रॉसिंग पर डेटिनोटर्स की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं, डेटिनोटर्स चाहे तो गेटमैन के पास हो, चाहे गार्ड के पास हो, चाहे लोको पायलट के पास हो, या फिर स्टेशन मास्टर के पास हो, किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से जुड़े हुए कीमैन के पास हो, एक डिब्बे में 10 नग होते हैं इसके। 10 10 टोटल 10 डेटोनेटर्स होते हैं। कोई से भी के पास हो चले, चाहे क्लास 1 में हो, चाहे सिंगल लाइन हो, चाहे डबल लाइन हो, सभी के पास 10 डेटोनेटर होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, लापता ढाले फिटिंग के लिए लेवल क्रॉसिंग की JEPवे के निरीक्षण की अनुसूची है। दोस्तों, पर मंथ में इंस्पेक्शन होता है JEPवे SSC का, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, लेवल क्रॉसिंग पर रनिंग रेल से चेक रेल की न्यूनतम क्लियरेंस क्या होती है। दोस्तों, जो चेक रेल और रनिंग रेल होती है उसके बीच में मिनिमम तो होती है 51 mm और मैक्सिमम होती है 57 mm। तो यहाँ पे मिनिमम पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 51 mm। दोस्तों, गेट से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और सभी कोई से भी डिवीजन में हो, सभी डिविजन्स के JEPवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल आयाम अनुसूची IRSOD 2004 के अनुसार यार्ड में मौजूदा कार्यों के लिए पटरियों के बीच न्यूनतम केंद्र से केंद्र की दूरी होती है। दोस्तों, ये दूरी होती है 4265 mm, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60,
भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार LWR CWR, यानी कि LWR मीन्स लॉन्ग वेल्डेड रेल, CWR मीन्स कंटिन्यूस वेल्ड रेल के लिए बड़ा अनुमत ढाल है ग्रेडियंट कितनी होती है? ये 100/100 होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 100 में 1। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार भारत में रेल तापमान क्षेत्रों की कुल संख्या है। दोस्तों टेम्परेचर जोन बना रखे है रेलवे ने, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 जोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार एक डायवर्जन जो 5 दिनों के लिए उपयोग में किया जाएगा किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? दोस्तों उसको टेम्परेरी डायवर्जन के रूप में क्लासिफाइड किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अस्थायी डायवर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, रेलवे के इंजीनियर विभाग में TMS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों TMS की फुल फॉर्म पूछी है, जो कि होता है ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्रैक प्रबंधन प्रणाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64, रेलवे के इंजीनियर विभाग में TRC का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों TRC का फुल फॉर्म होता है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्चतम गति वाले मार्गों में TRC की आवृत्ति क्या है? दोस्तों TRC की उच्चतम गति वाले मार्गों में होती है 1 in 4 month, यानी कि 4 महीने में एक बार। एक बार मैं आपको इसका जो मैनुअल में दे रखा है उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, रूट्स विद स्पीड अबाउ 100 kmph एंड अप टू 110 kmph 1 in 4 month फ्रिक्वेंसी नापी जाती है इनकी, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। TRC द्वारा ट्विस्ट TW1 की रिकॉर्डिंग के लिए छोटा कोड बेस मीटर की लंबाई क्या है? दोस्तों TRC के लिए ट्विस्ट TW1 की रिकॉर्डिंग के लिए छोटा कोड, ये दो कोड के बेस में नापा जाता है, एक तो लॉन्ग कोड बेस, एक शॉर्ट कोड बेस। दोस्तों इसमें शॉर्ट कोड बेस होता है 3 मीटर और लॉन्ग कोड बेस होता है 15 मीटर, इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है शॉर्ट कोड बेस, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसा कि आप पीवे मैनुअल का जो स्क्रीनशॉट है वो भी देख सकते हो स्क्रीन पर। ये देख सकते हो जो शॉर्ट कोड है वो 3 मीटर पे होता है, बेस 3 मीटर, और जो लॉन्ग कोड होता है वो 15 मीटर पे होता है। ट्विस्ट अलाइनमेंट अनइवननेस ये 9 मीटर होते हैं शॉर्ट कोड बेस के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, TRC द्वारा टिस्ट TW2 की रिकॉर्डिंग के लिए लंबे कोड बेस। देख लो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया लॉन्ग कोड बेस के लिए, इसलिए इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था मैनुअल का स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 68, पैसेंजर रनिंग लाइनों के पॉइंट्स और क्रॉसिंग के लिए JEP वे प्रभारी सेक्शनल के अलावा निरीक्षण का कार्यक्रम कितना है? दोस्तों पर मंथ होता है, 1 in a month, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। JEP वे इंस्पेक्शन करता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 सॉरी। जब एक रेल को ट्रैक की दूसरी रेल के संदर्भ में उठाया जाता है तो राशि क्या कहलाई जाती है? दोस्तों सुपर एलिवेशन कहलाया जाता है, जैसा कि कारों पे होता है, और ना सिर्फ रेलवे में, आप रोड पे भी इसको नोटिस कर सकते हो। जहाँ पे कर्व होता है तो जो आउटर साइड होती है उसको थोड़ा ऊंचा किया जाता है, ताकि जो वहाँ पर स्पीड में कोई भी व्हीकल मूव करता है तो उसका वजन बाहर की साइड नहीं जाए, उसमें बैलेंस बना रहे। वैसे रेलवे में भी किया जाता है, एक आउटर रेल को ऊपर उठाया जाता है थोड़ा, तो उसे सुपर एलिवेशन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70, तापमान भिन्नताओं के कारण निकटवर्ती ब्रीदिंग लाइन के विस्तार संकुचन की अनुमति के लिए LWR CWR के प्रत्येक छोर पर स्थापित ट्रैक एसेट को क्या किया जाता है? दोस्तों वो जैसे सर्दियों में तो ट्रैक सिकुड़ जाता है और गर्मियों में लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए स्विच एक्सपेंशन जॉइंट का वो किया जाता है ट्रैक पर, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्विच विस्तार जॉइंट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 71 रेलवे लाइन की सुरक्षा करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 3 डेटोनेटर को खतरे के स्थल से 600 मीटर पर रखा जाना चाहिए, गलत है। ऑप्शन बी 3 डेटोनेटर्स को खतरे के स्थल से 1200 मीटर पर रखा जाना चाहिए। दोस्तों ये करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट डेटोनेटर्स जो होता है उसको 600 मीटर पे लगाया जाता है, सेकंड डेटोनेटर्स को 1200 मीटर पे, वहाँ पर 3 डेटोनेटर्स लगाए जाते हैं जिग पोजीशन में, उनमें 10-10 मीटर का गैप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पर। ट्रे की बकलिंग निम्न में से किसके द्वारा पहचाना जाता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ट्रे की लिफ्टिंग, राइट। रेल में मरोड़, ये भी बकलिंग में आता है। ऑप्शन सी रेल की लंबाई में वृद्धि, ये भी बकलिंग में आता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज द उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार किस अंतराल के बाद लूप लाइनों की गहरी छिनाई की जानी चाहिए? दोस्तों लूप लाइनों की गहरी छिनाई की जाती है, डीप स्क्रीनिंग वो प्रत्येक 15 ईयर के बाद में की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 वर्ष में एक बार मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो क्लियरली। ऑल द लूप लाइन्स शुड बी डीप स्क्रीन्ड वंस इन 15 ईयर्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार ट्रे की गहरी छिनाई किसके बाद की जानी चाहिए? तो दोस्तों या तो 500 GMT या फिर 10 वर्ष के बाद, इनमें से जो भी पहले होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये इसमें लिखा हुआ डीप स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रैक शैल बी डन आफ्टर 500 GMT और 10 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो इनमें से, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार गहरी छिनाई का कार्य कम से कम किसकी देखरेख में किया जाना चाहिए? दोस्तों मिनिमम सुपरवाइजर होना चाहिए, JEPवे, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार सेक्शन की गहरी छिनाई करने से पहले कितने अंतराल पर अनुदैर्ध्य अनुभाग लेना आवश्यक है? दोस्तों 30 मीटर का सेक्शन लेना अनिवार्य होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार उच्च तटों पर ट्रॉली रिफ्यूज की अधिकतम दूरी दोस्तों 200 मीटर होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। उच्च तटों यानी कि हाई बैंक्स पर 200 मीटर होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार प्लेटफॉर्म लाइनों के लिए डिस्टेंस टुकड़े को किस अंतराल पर लगाया जाता है? दोस्तों डिस्टेंस टुकड़ा ये लगाया जाता है 30 मीटर पर, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरा थोड़ा गला खराब आज यार। क्वेश्चन नंबर 79, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार किसी मौजूदा यार्ड के लिए फाउलिंग मार्क को उस बिंदु पर तय किया जाना चाहिए जहां पटरियों के बीच की दूरी निम्न विकल्प से कम होना शुरू होती है। यानी कि दोस्तों फाउलिंग पॉइंट पूछा है इसने, फाउलिंग मार्क्स, तो ये होता है 4265 मीटर पर, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैनुअल भी देख सकते हो पैरा नंबर 650 पर, ये होता है इफ नॉट लेस देन 4.265 मीटर फॉर एग्जिटिंग यार्ड्स एंड 5.3 मीटर फॉर न्यू यार्ड्स, तो 4265 mm हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80, गैंग को दी जाने वाली गैंग डायरी में काम की रिकॉर्डिंग की जाती है दोस्तों एवरी 6 मंथ में की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार गैंग चार्ट में गैंग दिए गए कार्य को कम से कम किस कर्मचारी के द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए? दोस्तों जेई के द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, जेई उस पर डिफाइन करता है कि क्या क्या काम करना है।
क्वेश्चन नंबर 82, गेटमैन के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम चिकित्सा। दोस्तों A3 मिनिमम होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार ढाल पर वक्रता के लिए प्रतिपूर्ति आमतौर पर होना चाहिए। दोस्तों ये होना चाहिए 0.04% प्रति डिग्री, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, एक ऊर्ध्वाधर वक्र केवल उन ग्रेड के जंक्शन पर प्रदान किया जाएगा जब ग्रेड के बीच बीजीय अंतर किसके बराबर या उससे अधिक हो। दोस्तों 0% होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार एक नग वेल्डिंग करने के लिए न्यूनतम यातायात ब्लॉक की अवधि जो प्राप्त किया जाना चाहिए। दोस्तों कम से कम 70 से 75 मिनट पहले 70 से 75 मिनट का ब्लॉक लेना चाहिए वेल्डिंग करने से पहले, और कम से कम वेल्डिंग करने के बाद में 30 मिनट तक वो ट्रैफिक को अलाउड नहीं करना चाहिए उधर से ट्रेन को। तो इसमें ये पूछा है कि ब्लॉक कितना लेना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 70 मिनट। जैसा कि आप पीवे मैनुअल में देख सकते हो 70 से 75 मिनट का तो वो ब्लॉक लेना होता है, 30 मिनट के बाद में वो अलाउड किया जाता है ट्रैफिक, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार जंग की असंभावना वाले क्षेत्रों में सभी बेल्ट कॉलरों को किस आवृत्ति में पेंट किया जाना चाहिए। जंग की असंभावना, जहाँ पर जंग की संभावना होती है वहाँ पे पर ईयर किया जाता है, जहाँ पर जंग की संभावना नहीं होती वहाँ पे 4 साल में एक बार किया जाता है। तो यहाँ पे संभावना नहीं होती वहाँ का पूछा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4 वर्ष में एक बार। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार लघु वेल्डेड रेल के मामले में अंतराल सर्वेक्षण और समायोजन आमतौर पर कब एवं किस महीने के अंत से पहले किया जाना चाहिए। दोस्तों हर साल फरवरी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार एंटी वेल्डिंग के निष्पादन के पश्चात किस समय अवधि के बाद ही यातायात की अनुमति दी जा सकती है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया ब्लॉक लेना होता है 70-75 मिनट का, और ट्रैफिक की परमिशन होती है 30 मिनट बाद, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार फैन शेप्ड लेआउट के लिए क्रॉसिंग की नाक से टकराने से बचने के लिए रेल क्लियरेंस होना चाहिए। दोस्तों 41 to 45 mm होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय रेल आयाम अनुसूची 2004 के अनुसार पुलों में नए निर्माणों के लिए लगातार 2 स्लीपरों के बीच की स्पष्ट दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 450 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 450 mm। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय रेल आयाम अनुसूची 2004 के अनुसार पुलों में संयुक्त स्लीपरों के बीच की स्पष्ट दूरी किससे अधिक नहीं होगी। दोस्तों 200 mm से नहीं होगी, 200 mm से ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए उनके बीच में, जॉइंट स्लीपर्स के बीच में, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय रेल आयाम अनुसूची 2004 के अनुसार सीधे ट्रैक पर गेज किस सीमा में होना चाहिए। सीधे ट्रैक पर गेज 1671 to 1689 mm पर नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय रेल आयाम अनुसूची 2004 के अनुसार यात्री प्लेटफॉर्म मुंडेर के सामने किस दूरी किस सीमा में होना चाहिए। दोस्तों 1670 to 1680 mm पे होना चाहिए पेस, इसलिए इसमें कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, भंडार जो पिछले 24 महीनों से किसी भी उपयोगकर्ता को जारी नहीं किए गए उन्हें किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों उनको सरप्लस स्टोर्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विशेष भंडार। क्वेश्चन नंबर 95, भंडार जो पिछले 12 महीनों से कोई निर्गम नहीं हुआ है उन्हें किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों जो पिछले 12 महीनों से किसी भी निर्गम नहीं हुआ है उसे इनएक्टिव स्टोर्स के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, निष्क्रिय भंडार।
क्वेश्चन नंबर 96, सेवाओं और गतिविधियों के रखरखाव के लिए दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए आवश्यक वस्तुओं को किस में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों वर्गीकृत किया गया है इम्पैक्ट स्टोर के रूप में, इम्प्रेस्ड भंडार के रूप में, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, SSCPVA पारिवारिक स्टोर को संबंधित एडीएन द्वारा किस आवृत्ति में निरीक्षण किया जाता है? दोस्तों पर ईयर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्ष में एक बार। क्वेश्चन नंबर 98, किस वर्ष में संसद द्वारा सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत अधिभोगियों के निष्कासन अधिनियम बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था 1971 में। ये एक्ट बना था एक अनाधिकृत अधिभोगियों का निष्कासन के लिए, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, ड्यूटी पर चोट लगने पर किसके अनुसार कार्रवाई की जाती है? दोस्तों ड्यूटी पर चोट लगने पर कार्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम यानी कि वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, इसके तहत कार्रवाई की जाती है उसको कई सारे बेनिफिट्स देने के लिए एम्प्लॉय को, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 मीन्स लास्ट, बाकी के 10 क्वेश्चन राजभाषा के वो अलग से डिस्कस करेंगे। रेलवे के इंजीनियर विभाग में SRJ का अर्थ क्या है? दोस्तों SRJ का मतलब होता है स्टॉक रेल जॉइंट, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टॉक रेल जॉइंट, यस राइट है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, पहले तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करने वाला था, पर कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, कमेंट आ रहे थे कि वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कौन सा अपन सॉल्व करें वो आप मुझे बताइए। मुझे तो लगता है जो अभी हाल ही में 12 दिसंबर को नागपुर डिवीज़न में हुआ है वो डिस्कस करना चाहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन JEE के LDC के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक पिछले 5 साल के या 10 साल के, वो सभी पेपर डिस्कस करने वाले हैं, और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैनुअल के थ्रू अपन उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आपके दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए दोस्तों मेरी ओर से आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।